हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लास में स्वागत करता हूं। चलो दोस्त, मेरा कल का कमेंट में जवाब आप लोग नहीं दिए। कल का मेरा सवाल था 1912 में जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है, तो बांकीपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था बाबू? तो आर.एन. माधोलकर ने, आर.एन. माधोलकर ने किया था। आज का मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बताइए, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी कितने अनुयायियों के साथ और कितने किलोमीटर की यात्रा तय किए थे? कितने अनुयायियों के साथ और कितने किलोमीटर की यात्रा तय किए थे? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आज का क्यूज का आगाज करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा समुद्र सागर कौन सा है बाबू? तो दक्षिणी चीन समुद्र, दक्षिणी चीन सागर। अगर पूछेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। ठीक है। झेलम नदी का स्रोत कहाँ है? तो झेलम नदी का स्रोत जो है बैरीनाग झील यानी जम्मू कश्मीर से है। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर से। अब देखो, समुद्र के बात आया था, सागर के बाद, तो महासागर अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है, अंटार्कटिका महासागर है। कोई दिक्कत है? हाँ? अब देखो, आर्कटिक महासागर, ध्यान से सुनना बात को, कि जो हिंद महासागर है, क्या कहना है, हिंद महासागर जो है वह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों महासागरों से जुड़ा हुआ है, लगता है। किस महासागर की आकृति कैपिटल एस की तरह है? कैपिटल एस, अंग्रेजी के एस की तरह, एस अक्षर की तरह। तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत है। कोई डाउट? देखो, झेलम नदी का स्रोत कहाँ है बाबू? तो बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर। ठीक है। देखो, झेलम नदी, सिंधु, सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु झेलम और सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। कहानी बता देता हूँ। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। कब? उसमें उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1960 में जब सिंधु जल समझौता हुआ तो उसके उपरांत क्या निर्णय लिया गया कि सिंधु झेलम चिनाब ये तीन नदियों का 80% पानी, 80% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। अब 20% पानी भारत यूज करेगा। अच्छा, रावी या ब्यास सतलज, रावी ब्यास ये तीन नदियों का पानी कौन यूज करेगा? 80% भारत, और 20% पानी यूज करेगा कौन? पाकिस्तान। मामला समझ में आ गया? अब देखो, अगर रावी नदी का पूछेगा कि पुराना नाम, पूछता है हमेशा कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, तब परुष्णी। क्या था? अब ब्यास नदी का क्या नाम था? पुराना नाम बिपाशा। चिनाब नदी का पुराना नाम अश्किनी। क्या? अश्किनी। झेलम क्या? बितस्ता। झेलम नदी के बितस्ता। सतलज नदी के सतुद्री। सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर। कितना? 1500 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। अच्छा बताओ, सिंधु हो गया, झेलम हो गया, ठीक है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। 1300। तुंगभद्रा नदी की लंबाई 513 किलोमीटर। 500। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर। 700। ठीक है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। 2900। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि दामोदर नदी की लंबाई कितनी है। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? और बताओ, कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 1469 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। अगर पूछेगा कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, कृष्णा नदी। कितना? 1400 किलोमीटर। और गोदावरी नदी के 1469 किलोमीटर। कोई डाउट है? और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है।
बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? 12 जिला। कौन जिला? 12 जिला, याद रखना ये सब चीज। आ जा बबुआ। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय किस स्थान पर है? तो उदयपुर राजस्थान में। यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय कहाँ है बाबू? उदयपुर राजस्थान में है। अच्छा, जिंक को देखकर क्या ख्याल है? जिंक के लोहे के परत पर लोहे के चादर पर अगर जिंक का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन, यानी जस्तीकरण। जस्ती ना, या यसद लेपन, यसद विदाउट। जिंक के परत चढ़ाने से क्या होता है? संक्षारण, धातुओं का संक्षारण रुक जाता है। इसलिए रेलवे स्टेशन पर देखना है वो सब का के परत रहता है? जिंक का। जो स्टेशन वगैरह पुताई होता है ना, सब जिंक के परत। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है बाबू? तो ऋग्वेद। अब बताओ, ऋग वेदों की संख्या 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों है? कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों है? तो पूछेगा कि कौन सा वेद है बाबू? तो यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। बताओ बाबू, सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद? सबसे पहला वेद ऋग्वेद। वेदों के क्रम में सजाएं तो सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, और तब जाकर अथर्ववेद। बात समझ में आ गया? तो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित वेदों का क्रम से सजाएं। क्रम से तो सबसे पहले कौन? ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, और उसके बाद यजुर्वेद, और उसके बाद जादू टोना, प्यार मोहब्बत, अथर्ववेद। कौन में ना जितना प्यार मोहब्बत ये सब देखा है ना, भाग के शादी कर लेना, ये सब के का बा? अथर्ववेद। और बताओ, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो गए। सामवेद में गाई जाने वाला वेद है ना। अब देखो, ऋग्वेद के जो उच्चारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। 10,462 ऋचाएं हैं। 10,28 सूक्त। 10 कितना मंडल? 10 मंडल। 10 है मंडल। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम देवता का। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है ना। अच्छा, गायत्री मंत्र का जिक्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। किसमें? खुद ही कहते हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का किसके लिए समर्पण है? तो सूर्य भगवान के लिए। सूर्य। अब बताओ, दुनिया का सबसे विशालकाय जंतु कौन सा है? ब्लू व्हेल। विशालकाय माने बड़ा। 30 हाथियों के बराबर एक ब्लू व्हेल का वेट होता है। बात समझ में आ गया? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी ना नृत्य, पिंडवानी नृत्य। पिंडवानी आज छत्तीसगढ़। पिंडवानी। अब बताओ, कजरी कहाँ के है? बिहार के। कजरी उत्तर प्रदेश। कजरी। ठीक है। कथक, कथक कह देगा तो उत्तर प्रदेश। कथकली केरल। कथक कह देगा तो उत्तर प्रदेश। कथकली केरल। मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम भारतनाट्यम तमिलनाडु। भारतनाट्यम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ना। भारत में अधिकतर वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। यानी भारत में 80% वर्षा बबुआ, 80% वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। इना जूनवा में आता है। जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तट पर वर्षा झमाझोर चालू हो जाता है। यानी पूछता है भारत बताइए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून की शुरुआत होती है? तो केरल से। कहाँ से? केरल से। कब? तो जून के प्रथम सप्ताह में। जून के कोई दिक्कत कोनो शक है? जून का भारत में 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते होता है। अब 20% वर्षा कौना के चलते? उत्तर पूर्व मानसून। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में के तटों पर वर्षा होती है। किस लिए? तो उत्तर पूर्वी मानसून के चलते। उसीलिए 20%। वह तनी मनी आ जाता है इधर बिहार, उड़ीसा, झारखंड तरफ खींच के, तो ठंडवा में हल्का बारिश हो जाता है। मामला समझ गया? तनी मनी झारन झूरन। तो 20% कितना? जबकि अधिकतम वर्षा का ना दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते। तो पूछे कि तमिलनाडु के तटों पर वर्षा जाड़े के दिनों में क्यों होती है?
क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। कोनो शक बताओ। इथियोपिया का पुराना नाम बताओ। अबिसिनिया। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। कहानी सुनना। देखो, अगर पूछेगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सब अफ्रीका के कंट्री है, इथियोपिया किस कॉन्टिनेंट में है, महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में। देखो, इरिट्रिया, इथियोपिया, इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, ठीक है। ये जो है इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, ये सब के मिलाने से हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण होता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण होता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश है ये सब। कोई डाउट है? युगांडा, केन्या और तंजानिया विक्टोरिया झील से सीमा साझा करता है। विक्टोरिया झील से पूछता है भारत कि बताओ विक्टोरिया झील से कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा, केन्या और तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, ठीक है। युगांडा के कम्पाला, केन्या के नैरोबी। केन्या के यूएनईपी के मुख्यालय कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, 1972 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। विक्टोरिया झील देखकर क्या ख्याल है यार? विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। कौन नदी? तो देखना ध्यान से, विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नील। कौन सा? व्हाइट नील। इथियोपिया से, इधर से देखो, हम हो गए विक्टोरिया झील, आई हो गया इथियोपिया, बगल में दहिना साइड है। तो यहाँ से इथियोपिया से ब्लू नील, और मेरे यहाँ से
चलो बाबू, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। खनवा के युद्ध, घाघरा के युद्ध, चंदेरी के युद्ध 28 में, और घाघरा के 29। अब बाबरा कब मरा? 30 में, 1500। बाबरनामा के लेखक कौन है? खुद बाबर। बाबरनामा के लेखक बाबर। ठीक है। किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है? तो बेल्जियम को। किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है? तो बेल्जियम को। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। हाँ। अच्छा, भूमध्य रेखा कर्क रेखा से किस दिन मिलती है? यानी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से किस दिन मिलती है? 21 मार्च को। 21 है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन और दक्षिणी गोलार्ध में गलती, उत्तरी गोलार्ध में छोटा, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। 21 मार्च 21 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा, उत्तरी गोलार्ध में और ने छोटा। अब 22 दिसंबर के ने छोटा और ने। ठीक है। कहाँ पर दिन और रात 6-6 माह के होला? तो ध्रुव पर। कहाँ पर? दोनों ध्रुव, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर। 6-6 महीने के दिन है, 6 महीने के रात। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये बताओ बाबू कि उपसौर अपसौर का है। देखो, उपसौर कहते हैं जब पृथ्वी क्या हो जाती है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या हो जाता है? दूरी कम होता है। कम उसी को क्या कहते हैं? और जब अधिक होता है तो अपसौर। उपसौर को कहते हैं परहेलियन, अपसौर को अफेलियन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अफेलियन। उपसौर को परहेलियन, अपसौर को अफेलियन। खुद ही कहते हैं। 3 जनवरी के क्या होता है? 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई के अपसौर। समझ में आ गया? यानी 3 जनवरी के दूरी कम होगा तो उस दिन उपसौर यानी परहेलियन, और 4 जुलाई के यानी दूरी ज्यादा। कोई डाउट? बताओ बाबू, भारत में कितने वर्षों बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के बाद। कब दिखाई दिया था, कब दिखाई देगा? 82 में दिखाई दिया था। कब? अब कब दिखाई देगा? 76 जोड़ दो, करीब 2062 के आसपास। 1982 के कि 80 के आसपास दिखाई दिया था। 62 में दिखाई देने वाला है। भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन की पटरी की चौड़ाई कितनी होती है? तो 5 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच होता है। भारत के किस राज्य में रॉ सिल्क कच्चा रेशम का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पर ही क्या हुआ था सर्वप्रथम? कॉफी की खेती की शुरुआत। अरेबिका किसका किस्म है? कॉफी का। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। आप पूछ देगा कि कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर। कब? 1 अक्टूबर कॉफी दिवस, कॉफी डे। भारत के किस राज्य में तो हो गया बर्फ पानी पर तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है। विशाल प्लावी बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10। यानी 10 हिस्सा में 1 हिस्सा पानी के ऊपर रहता है बर्फ का, और जबकि 10 भाग नीचे रहता है। जैसे पानी पर बर्फ तैरता है ना, तो इसका 1/10 भाग क्या रहता है? बर्फ का ऊपर रहता है, जबकि बर्फ का 9 हिस्सा क्या होता है? पानी के अंदर होता है। मामला समझ गया? भुगतान संतुलन में लगातार कमी बने रहने के कारण कौन सी मुद्रा की विनिमय दर कम हो जाती है? तो दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ। देखो, एक होता है हार्ड करेंसी, एक होता है सॉफ्ट करेंसी। यानी सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा। जिस मुद्रा को पाना आसान होता है उसे क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा। और जिस मुद्रा को पाना कठिन होता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा। समझ में आ गया ना? दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी। ठीक है।
सबसे अधिक तरल कौन होता है? सबसे अधिक सोना होता है कि हीरा होता है? तो सबसे अधिक तरल कौन होता है? सोना। कौना के देले तुरंत पैसा मिली? सोना के ना। तो एकरे के सबसे ज्यादा अधिक तरल सबसे कोनो दिक्कत पैसा भांजा देवे करे के अर्थशास्त्र में तरल कहा जाता है, तरलता बढ़ता है घटता है, ये सब चीज है टर्म। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन? चिकित्सा, कौन? बताओ। भौतिकी, रसायन, भौतिकी रसायन चिकित्सा। फिर आपको भौतिक हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, ये शांति, साहित्य, कितना हो गया? एगो ये सब कला वाला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में कहाँ दिया जाता है रे? नहीं, साइंस के तो हो ही गई कि चिकित्सा हो गया, चिकित्सा में हो गया, फिर रसायन शास्त्र हो गया, फिर भौतिकी हो गया, फिर तरह से कहीं कि ये शांति और साहित्य। ठीक है, ये कौन छूट रहा है? बताओ जल्दी से। रेड क्रॉस नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट। कब हुआ था रेड क्रॉस का स्थापना? 1863 में। और हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर ही रेड क्रॉस का स्थापना दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस का स्थापना दिवस को मनाया जाता है 8 मई को। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 1863 में। रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछ जगह था जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, जबकि जिनेवा वहीं पर एक क्या है? शहर है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तीनों देशों के मिला के क्या कहते हैं? स्कैंडियन कंट्री। क्या कहते हैं? ठीक है। ऑल एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तो क्या कहते हैं? बाल्टिक देश। क्या कहते हैं? बाल्टिक देश कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बता दिया, बाल्टिक देश बता दिया, स्कैंडियन कंट्री बता दिया। ठीक है। सुनो, 1873 में इंग्लैंड के सबसे पहले कौन सा खेल खेला गया था इंग्लैंड में? तो क्रिकेट। तब पूछता है भारत कि इंग्लैंड में किस खेल का जन्म हुआ था? तो क्रिकेट का। ठीक है। अच्छा, गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो लोथल में। कहाँ पर? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? बताओ। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये दोनों किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। अब बताना, मादर नदी के किनारे कौन स्थित है? बताओ। रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? मादर नदी के किनारे। मदर गाड़ी देखे कहलस ना रंग बनावा था। अब आगे समझो। ठीक है, यानी मदर खाली स्थान रंग बनावा था। समझ में आ गए? तो रंगपुर किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। खुद ही कहते। अच्छा बताओ, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ स्थित है? नालंदा में। यानी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछा गया था कुमार गुप्त प्रथम। अधवा विध्वंस किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार, उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। अच्छा बताओ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर जिला में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? धर्मपाल। कौन था? पाल वंश के संस्थापक गोपाल। तो पाल वंश के ही शासक रहे कौन? धर्मपाल, जो कि क्या कैले रहे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कैले रहे। और ओकरो के ध्वस्त कैलसी है बख्तियार खिलजी। बख्तियार। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या किया था? तो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने किसका 9वें गुरु थे? कौन गुरु रहन? बताओ। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। 1400 और 1538 में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। गुरु नानक के जन्म कब? 1469 में तलवंडी में, और मृत्यु करतारपुर। मृत्यु 1538 में। 1500। ठीक है। गुरु नानक के बाद कौन हुआ? गुरु अंगद।
गुरु अंगद ने लाहना प्रथा का प्रचलन किया था। कौन है? गुरु लिपि लिखी का शुरुआत किसने किया था? लाहना नहीं, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था गुरु अंगद ने। और लंगर की व्यवस्था भी किसने किया था? गुरु अंगद ने ही। उसके बाद कौन हुआ? अमरदास। उसके बाद रामदास ना, अमरदास रामदास, यानी तीसरे गुरु अमरदास और चौथे रामदास ना। अमरदास से ही क्या हो जाता है? गुरु पद क्या हो जाता है? पैतृक हो जाता है, यानी उसके बाद उसका पिता के बेटा बैठेगा। ठीक है, रामदास से ही क्या हो जाता है? इसका शुरुआत हो जाता है, चौथे गुरु से ही। ठीक है, तो पूछता है कि गुरु का पद था वो कब से पैतृक हो जाता है? तो रामदास यानी चौथे गुरु से ही क्या हो जाता है? पैतृक हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में रामदास के बाद बताओ, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। छठा के कौन थे? हरगोविंद। छठा, सातवा हरराय, आठवां हरकिशन, नौवा तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? बताओ। 1666 में, 1708 में नांदेड़ में गुलखा नामक पठान ने मार के 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? अरे ये गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। इसने सिखों को कहा था क्या चीज रखने के लिए? कृपाण, कंघी, ठीक है, नाम के आगे सिंह लगाने के लिए। ये सब किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने। कोई डाउट? आओ बाबू, तो बताओ कैथोड किरणें कैसी किरणें हैं? तो कैथोड किरणें होती है प्रोटॉन की धारा। प्रोटॉन की धारा। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1986, 16 सितंबर 1986 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में क्या हुआ था? गठित हुआ था। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध बताओ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण से। ओजोन संरक्षण से। कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ तो बाबू, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में। 7 सितंबर 1923, 7 सितंबर 1923 को 1923 में क्या हुआ था? इंटरपोल के स्थापना हुआ था। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? चलो भाई, विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख। विटामिन ए की कमी से बी की कमी से, बीमन की कमी से बेरी, बीमन की कमी से तो सी से स्कर्वी, और डी के कमी से रिकेट्स, डी से रिकेट्स, ई से जनन अंग प्रभावित हुए। जनन क्षमता, जनन लैके ना हुई तो अंकुरल चीज खाओ। अंकुरा चीज यानी अंकुरा, चना, मूंग वगैरह ये सब खाने से विटामिन ई की प्राप्ति होती। ठीक है, चलो। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है बाबू? आंख मतलब प्रभावित होता है, रतौंधी होता है। चमगादड़ों में पाया जाता है प्रस्रव्य तरंगे। चमगादड़ में प्रस्रव्य तरंगे। अफ्रीका में जायरे देश फिर से अपना कौन सा मूल नाम रख लिया है? तो कांगो रिपब्लिकन। कांगो रिपब्लिकन। कांगो एक है रिपब्लिकन, एगो रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो कांगो की राजधानी किंशासा है, और जो रिपब्लिक ऑफ कांगो है उसका इसका किंशासा है, रिपब्लिक ऑफ कांगो के। कांगो के खाली कह देगा तो ब्राजीविल है, ब्राजील। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। कोरम के लिए कितना न्यायाधीश? 9 न्यायाधीश। कार्यकाल कितना होता है न्यायाधीशों का? कार्यकाल 3 वर्ष। कितना? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? विदाउट। अब प्रत्येक देश से, यानी एक देश से एक ही न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दहेग। और दहेग कहाँ है बाबू? तो स्विट्जरलैंड में। त्रिशूल किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है? तो भूमि से वायु। त्रिशूल तान के छोड़ा जाता है ना, तो इतना सोचना, याद करने के लिए बता रहा हूँ कि त्रिशूल ऐसे छोड़ा जाता है, यानी भूमि पर खड़ा होकर कहाँ छोड़ा जाता है? आसमान में। तो भूमि से आकाश में त्रिशूल। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला। कहाँ? पटियाला। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है? कथकली केरल। मलेशिया किस चीज के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबड़ में। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ठीक है, 1911 में। मलिक कफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक का नाम क्या था? तो प्रताप रुद्रदेव। प्रताप। अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये प्रसिद्ध हिंदी कवि था, रहीम ए खान खाना। अकबर 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। अकबर ने ही क्या किया था? जजिया कर। क्या किया था? 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर क्या था? एक धार्मिक कर था। ठीक है, गैर मुस्लिम कर था, यानी एक धार्मिक कर था कि जो मुस्लिम नहीं था उस पर जजिया कर लगता था। ठीक है। अच्छा बताओ, 1562 में क्या हुआ था कि अकबर ने अपने को हरम दल से मुक्त किया था। हरम दल से मुक्ति कब मिला था उसको? 1563 में क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर समाप्त किया था ना। 1562 में ही दास प्रथा भी अंत किया था। 1562 में। 1562 में हरम दल से मुक्ति भी, या 63 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर। खुद ही कहते। अब आ जाओ 1575 इबादत खाना की स्थापना। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश कब से? 1578 से। दीन इलाही की स्थापना 1580। 1500। इलाही समौत की शुरुआत 1581। इलाही समौत की शुरुआत 1500 ना। कोई डाउट? मृत्यु दंड कौन माफ कर सकता है? तो राष्ट्रपति। कोना में क्षमादान? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अद्यतन प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? तो विधि या न्याय विज्ञान। विधि या। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका भार कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बताओ। उसका भार क्या कम हो जाएगा। यानी जी के मान क्या होगा? W बराबर mg होता है। यानी जी का मान चंद्रमा पर कितना होता है? 1/6। 1/6 कम हो जाएगा। यानी 60 किलो के आदमी चंद्रमा पर 6 किलो, 10 किलो, यानी 6 दहिया में 60 ना, 10 किलो 1/6 में 6। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ता है। इसकी ऊर्जा और वेग। पायरिडॉक्सिन किसका नाम है? तो B6। विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य ना, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य असम में। और कौन सा? मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में। ताजमहल किस पत्थर से बना है? सफेद संगमरमर से। संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा जस्ता का। एंजाइम से क्या अभिप्राय है? तो जैविक उत्प्रेरक। एंजाइम क्या है? एक जैविक उत्प्रेरक है। अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी दो ग्रंथियां आती हैं, अंतःस्रावी और। तो अंतःस्रावी क्या स्रावित करता है? अंतःस्रावी से क्या निकलता है? एंजाइम। बाह्यस्रावी से हार्मोन। उल्टा हो गया। बाह्यस्रावी से अंतःस्रावी से एंजाइम। अंतःस्रावी से पक्का। बताओ।
ठीक है, बताओ बाबू कि एंजाइम और हार्मोन कहाँ से निकलता है। देखो जितना भी दुग्ध होता है, पसीना होता है, दूध निकलता है ना माँ के, ठीक है, स्तन से। तो दुग्ध, पसीना, आंसू, ये सब क्या है, हार्मोन है कि एंजाइम है, बताओ। ये सब एंजाइम है, क्या है, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि है तो बाह्य स्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती है, जबकि अंतः स्रावी ग्रंथि से क्या होता है, हार्मोन का सेक्रेशन होता है। अंतः स्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, अंतः स्रावी ग्रंथि यानी नाली नहीं होता है, और जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथि में क्या होता है, नली होता है। दूध है जैसे निकली, रास्ता बा, पसीना छिद्र बा यही जैसे निकली। बात समझ में आ गया। आंख से आंसू निकलेगा तो ऐसा थोड़े ना बाकी हेने से निकल जी, एगो रास्ता बाई जैसे निकले खातिर किनारे किनारे। बात समझ में आ गया। तो अश्रु हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया, पसीना हो गया, आपको दुग्ध ग्रंथि हो गया, तो ये सब कहा बाह्य ग्रंथि। ठीक है, चलो दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।